मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान का अनुच्छेद 21 की चर्चा करेंगे, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं ये बताऊं कि इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 19 और 20 पर चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारे मित्रों ने कमेंट भी किया है मेरे वीडियो पर कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। उनका कहना यह है कि बहुत सारे कानून उन लोगों पर ही लागू होते हैं जो असमर्थ हैं, जिनकी क्षमता नहीं है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो। वे जो भी कानून बनाते हैं उन कानूनों का खामियाजा भी उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो निश्चित तौर से इस बात के सामर्थ्य नहीं रखते कि कोर्ट तक मामले को ले जा सके, लेकिन जो समर्थ हैं उन पर कार्रवाई भी कम होती है और वे सक्षम होते हैं कोर्ट तक मामले को ले जाने के लिए। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य यही है कि चाहे आप समर्थ हों चाहे असमर्थ हों, या यदि आप समर्थ हों और आपके संपर्क में असमर्थ लोग मौजूद हों, जो मेहनतकश लोग मौजूद हों, उन्हें भी यह बताने की आवश्यकता होगी कि कानून किस तरह की सुरक्षा हमें प्रदान करता है। और यदि यह ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर से चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधानमंडल हो या संसद हो, उस पर लगाम लगेगी, जनता का अंकुश लगेगा। जब प्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन शुरू किया था बिहार में, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, उसका मकसद यही था मोटे तौर पर कि जनता का जो कंट्रोल है, जनता का जो नियंत्रण है, यदि राज्य पर से हट जाएगा, यानी चुनाव के बाद 5 वर्षों तक सत्ताधारी दलों को लगेगा कि वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और कार्यपालिका को भी लगेगा कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई उन पर अंकुश नहीं है, तो फिर राज्य और कार्यपालिका उच्छृंखल हो जाएगी। सत्ता के मद में बड़े बड़े लोगों को देखा गया है कि वे मदान्ध हो जाते हैं। कई देशों में क्रांतियों के बाद तानाशाही जन्म लेती है। इसलिए जनता को कुछ बुनियादी बातें जाननी चाहिए और संविधान चूँकि भारत के विचार को, आइडिया ऑफ इंडिया को प्रकट करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम 19-20 अनुच्छेद के संदर्भों में ही अनुच्छेद 21 को समझना चाहेंगे और आपके साथ उस पर चर्चा करना चाहेंगे। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको बिना कानून के प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। अंग्रेजी में कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो शब्द है कि जीवन बहुमूल्य है, अगर आप भारतीय मनीषा में भी जाएंगे तो आत्मन की कल्पना की गई है। हमारा जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ माना गया है और माना गया है कि अंततोगत्वा यह आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है। यह भी माना गया है ओम ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत, धरती पर जो कुछ भी है वह उसमें ईश्वर का वास है। अन्य धर्मों में भी कहा गया है कि मनुष्य की रचना ईश्वर नहीं की है। अब यह वैज्ञानिक है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन जो मनीषा है, जो धार्मिक मनीषा है, वह मनुष्य को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। और स्वाभाविक है कि होमोसेपियंस का जब विकास हुआ, पहले निएंडरथाल्स भी थे जो 40,000 साल पहले थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए। अब जो होमोसेपियंस हम और आप मौजूद हैं, उनके बारे में चाहे आप धर्म को उठाएं, चाहे मीमांसा को उठाएं, चाहे आप चिंतन को, विभिन्न देशों के चिंतन को उठाएं, सब कुछ तो मनुष्य के लिए ही है। और अगर मनुष्य बेहतर ज़िंदगी जीता है तो सारे के सारे दर्शन शास्त्र और सारे के सारे धर्म का जो मर्म है, जो उद्देश्य है, वो पूरा होता है। इसलिए जो भारत का विचार है, वो भारत का विचार ऐसे ही नहीं आ गया। वो भारत का विचार सदियों से जो दुनिया में जो बेहतर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं,
जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी जिनको हम कहते हैं, हमने मैग्ना कार्टा की बात किसी वीडियो में कही थी, जनता के अधिकारों के बारे में कहा था। फ्रांस की क्रांति की चर्चा की थी, इसमें जनता के अधिकारों की बात आई थी। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात आई थी, जो अमेरिकी लोग जो स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से, जो इंडिपेंडेंस उनको मिला, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मिला, उसमें बहुत सारे अधिकारों को, जो मनुष्य के अधिकार हैं, लाइफ और लिबर्टी के अधिकार को इनएलिनेबल राइट कहा गया। अनएलिनेबल यानी जो मनुष्य से उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो उसी क्रम में हम इसको देखते हैं। और हमारे यहाँ यह है कि आप कानून के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके बिना किसी की ज़िंदगी और किसी की व्यक्तिगत आज़ादी को राज्य नहीं छीन सकता। ये बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन इसको ले करके शुरुआती दौर से ही काफ़ी बहसें मुबाहिसे होते रहे और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता रहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कानून का, इस सेक्शन का, इस अनुच्छेद का लगातार विवेचन होता रह रहा है, व्याख्या होती रह रही है। और जो पहले इसको माना जाता था उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th अमेंडमेंट है उसमें भी यह इस तरह का अनुच्छेद है। थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में जो अंतर है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ न्यायालयों ने, हमारे यहाँ कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते समय क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस के समकक्ष ला दिया है या नहीं ला दिया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लाइफ के बारे में भी, पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी जब ये शुरुआत हुई थी इस अनुच्छेद की, उसके बाद से लेकर अब तक किस किस तरह के परिवर्तन होते जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा व्याख्या करने पर। तो मित्रों, सबसे पहले ए.के. गोपालन का केस बड़ा महत्वपूर्ण है। ए.के. गोपालन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950 में बना था। आप में से बहुत लोग जो पुराने होंगे, मीसा का नाम सुना होगा, DIR का नाम सुना होगा। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। वो कानून बना हुआ था। उसमें राज्य को अख्तियार था कि बिना कारण बताए किसी को भी डिटेन कर सकते थे और वो बाकायदा 3 महीने फिर सज़ा बढ़ती रहती थी। उसकी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थी। ए.के. गोपालन जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी थे, उनको उसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत बंद कर दिया गया। अब जानते हैं आज़ादी के दौरान भी कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और ये बैन आज़ाद भारत में भी कुछ समय तक कायम रहा था। ए.के. गोपालन कोर्ट में गए और ये बात उठी कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बराबर होना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं, यानी फेयरनेस, जस्टिस, हमारे प्रेम्बल में भी जस्टिस का जिक्र किया गया है, रिजनेबलनेस, ये उसमें ज़रूर होना चाहिए। किंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बिना पूछे, बिना कारण बताए डिटेन कर लेता है। इसलिए यह निश्चित तौर से यह गलत लॉ है और हमारे लाइफ को, ये लाइफ जिसको हम कहते हैं और हमारी जो पर्सनल लिबर्टी हम जिसको कहेंगे, जो आर्टिकल 19 में भी हमें दिया गया है कि राइट टू मूवमेंट, इस सब को रिस्ट्रिक्ट करता है और ये कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आप जान लें कि 1950 का ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो उसके बाद का ही 1951 में 1950 में ही इसका फैसला हुआ। और ये कोर्ट ने कहा कि लाइफ का मतलब है फिजिकल रिस्ट्रेंट, यानी शारीरिक रूप से रोका जाना या किसी को गिरफ्तार किया जाना, जेल में बंद किया जाना। यह अगर कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित है तो यह किया जा सकता है। हम यह नहीं कहेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वो गलत है।
और लॉ का मतलब होता है स्टेट मेड लॉ। राज्य चाहे जो भी कानून बनाएगा उसमें जो भी प्रक्रिया निर्धारित होगी उसके अंतर्गत ही उसे कार्रवाई करनी है, उस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन इसके बाद एक दूसरा केस आया, खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। और यह जो केस है बहुत महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इसमें AK गोपालन केस में जो नियमन दिया गया था उस नियमन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का नियमन आया। यूँ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की एक नए सिरे से व्याख्या की। और ये AIR 1963 का ये केस है। इसमें खड़क सिंह बेसिकली एक डकैती के केस में इन्वॉल्व एक सज्जन हुआ करते थे, केस में छूट गए। लेकिन पुलिस ने डोमिसिलरी विजिट का कंसेप्ट होता है, घर घर पर जाकर के पुलिस चेक करती है कि संबंधित क्रिमिनल जो है सो वो अपने घर पर है अथवा नहीं है। तो ये भले ही ये सज्जन छूट गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री शीटर्स की एक रजिस्टर होता है, उसमें इनको हिस्ट्री शीटर मान लिया गया। और पुलिस गाहे बगाहे रात को इनके घर जा कर के और दबिश देने लगी कि ये घर पर हैं कि नहीं है। ये इसके विरुद्ध गए। उन्होंने कहा कि जो डोमिसिलरी विजिट है तो कोई कानून इसमें है ही नहीं, और ये मेरी निजता को, ये रात में कभी भी आ जाते हैं, मेरे स्वतंत्रता को, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका ये उल्लंघन हो रहा है। मामला अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो नियमन दिया वो मैं कहना चाहूँगा कि वह AK गोपालन के नियमन के बिल्कुल अलग था। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी व्याख्या की जो व्याख्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस के करीब ले जाता है। क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने यह कहा कि पर्सनल लिबर्टी केवल फिजिकल रिस्ट्रेंट या फिजिकल इम्प्रिजनमेंट तक ही सीमित नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह उस तमाम अधिकारों का इसमें समाहन माना जाएगा, इस पर्सनल लिबर्टी शब्द में, जो आर्टिकल 19(1) में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें बाकायदा 6 अधिकार दिए गए हैं, उसमें जो शामिल नहीं है, जो रेसिडुअल है मनुष्य के अधिकार के रूप में, वह इसमें माना जाएगा शामिल। इसलिए खड़क सिंह के विरुद्ध जो घरेलू विजिट्स होती हैं वो निश्चित तौर से इनके जीवन जीने के उस अधिकार और पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतिहास के उनके अधिकार का हनन है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ रात को 12 बजे जा कर के पुलिस खटखटाए, सुबह के 4 बजे जाके खटखटाए, क्या तो आप हिस्ट्री शीटर हैं, जबकि उनको सज़ा भी नहीं हुई है और कोई कानून नहीं है इस तरह का, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो कोर्ट ने माना कि ये हनन है उनके जीवन जीने के अधिकार का और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। मित्रों, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अनुच्छेद 21 के पूरे संदर्भों को व्याख्यायित करके उसको विस्तृत कर दिया, वो है मानेका गांधी का केस। मानेका गांधी के केस का फैसला 1978 में हुआ है। क्या वो मामला था? मामला ये था कि मानेका गांधी को, जिनको मेनका गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था और उस पासपोर्ट के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। लेकिन पासपोर्ट एक्ट में ये प्रावधान था कि कैसे उनको खारिज किया जाएगा, लेकिन उनको कारण नहीं बताया गया था। जो आदेश था वो था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लोकहित में, सामान्य लोगों के हित में इसे उनको नहीं दिया जा सकता। वो चली गई और बात ये हुई कि यह तो मेरे पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का उल्लंघन है, और जो पासपोर्ट लॉ है यह तो निश्चित तौर से एक ऐसा लॉ है जो रिजनेबल नहीं है। हालांकि अलग बात है कि फैसले में उनको बहुत कोई राहत नहीं मिली, हालांकि बाद में उनको पासपोर्ट मिल गया। लेकिन मानेका गांधी केस में जस्टिस भागवती ने इस आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के पूरे संदर्भ को, पूरी की व्याख्या को एक नए सिरे से परिभाषित करके उन सभी लोगों के लिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लाइफ के बारे में सोचते थे, एक बेहतर जीवन के बारे में सोचते थे, एक उन्मुक्त जीवन के बारे में सोचते थे, जीवन के अधिकारों के बारे में सोचते थे, उनको उन्होंने एक तरीके से दरवाज़ा खोल दिया। क्या दरवाज़ा खोला? अब जानते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मनुष्य के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ तक कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहले जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें ये कहा गया कि, हालांकि उसमें कहा गया कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है
और उसको कुछ ऐसे अनएलियनेबल राइट्स हैं, यानी उससे अलग नहीं किया जा सकते ऐसे अधिकार हैं जो जीवन और लिबर्टी के बारे में ये अधिकार दिए गए हैं। तो मोटे तौर पर भगवती जी ने कहा कि ये जो आर्टिकल 21 है इसका जो फलक है बहुत व्यापक है, और इसे व्यापक फलक में इसको देखा जाना चाहिए जजेस के द्वारा। और कोर्ट्स को उन्होंने ये बात भी कही कि कोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों की स्वतंत्रता का और उनके जीवन के अधिकार का हनन किसी कानून के द्वारा भी नहीं हो सके। यानी दूसरे शब्दों में ये एग्जीक्यूटिव एक्शन की ही बात नहीं रही, यह बात हो गई कि साहब कानून भी ऐसा नहीं बनना चाहिए जो उचित नहीं हो। और ये मोटे तौर पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट का जो अवधारणा है वो लाई गई, और नेचुरल जस्टिस की अवधारणा लाई गई। ये कहा गया कानून भी जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, और प्रोसीजर भी जो उसके तहत बनाया जाएगा वो भी जस्ट, फेयर और रिजनेबल होनी चाहिए। ये कहा गया कि इस अनुच्छेद 21 के 4 मुख्य अवयव हैं। पहला है कि एक वैलिड लॉ होना चाहिए, दूसरा है कि उस लॉ में, उस कानून में प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए, और जो प्रक्रिया हो वो जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल होनी चाहिए, यानी वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, वो फेयर उचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी होनी चाहिए, कुछ भी बना दिया कोई प्रक्रिया, और रिजनेबल होनी चाहिए। रिजनेबलनेस के बारे में कहा गया कि यह आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 19 के जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे प्रक्रिया हो चाहे कानून हो, यह नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों के पालन में होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय कोर्ट ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वरीयता दी, और ये माना कि हमारा जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसके मोटे तौर पर उसी की दिशा में जाना चाहिए। और ये बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट रहा, और इस जजमेंट के बाद से पूरा परिदृश्य, और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा परिदृश्य इस प्रकार से बदला है अनुच्छेद 21 का कि चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे कार्यपालिका हो, उसका मनमानीपन, मनमर्जीपन अगर आप कानून को जानेंगे तो बंद हो सकता है। अब इसके बाद, इस मानेगा गांधी केस के बाद जो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूँगा, जिसने इसके पूरे के पूरे स्कोप को, लाइफ के स्कोप को और पर्सनल लिबर्टी के स्कोप को बढ़ाया। खड़ग सिंह और मानेगा गांधी केस को दोनों को मिला के कहा जाए। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि लगातार इसका एक्सपेंशन हो रहा है। जो भी मामले कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट इसको, जैसा जस्टिस भगवती ने कहा था कि व्यापक फलक पर इसको एग्जामिन कर रहा है। एक महत्वपूर्ण केस था PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे एशियाड केस के नाम से जाना जाता है। 1982 का ये मामला है। अब जानते हो उस समय देश में एशियाड हुआ था, और जो मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूरों को कम मजदूरी मिल रही थी, और जो मजदूरों का संगठन तो नहीं, लेकिन PUDR, पब्लिक यूनियन ऑफ, पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स करके, ये मजदूरों के पक्ष में गया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन हो रहा है, तो जीवन के अधिकार का वायलेशन हो रहा है। अगर किसी को मजदूरी ही पर्याप्त नहीं मिलेगी, मिनिमम वेज से कम मिलेगा, तो उसको जीवन क्या जिएगा, उसका तो एनिमल एग्जिस्टेंस ही समस्याग्रस्त हो जाएगा। तो वैसी दशा में एनिमल एग्जिस्टेंस ही केवल लाइफ का मकसद नहीं है, लाइफ का मकसद पूर्णता है। वो वातावरण है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हो, उसका मानसिक, शारीरिक, हर तरह का विकास उसमें होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने माना, और मिनिमम वेजेस से कम दिया जाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया, और आदेश दिया गया कि आप मिनिमम वेजेस से कम नहीं देंगे, सारा का सारा पैसा मजदूरों का वापस कीजिए। ये जो हमारे ट्रेड यूनियन के साथी हैं उनको जानने के लिए महत्वपूर्ण है, केवल मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही प्रावधान नहीं है। ये जो एशियाड केस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके बाद एक और केस आया था जो दूसरे संदर्भों में आया था कि मिनिमम वेजेस से कम कोई भी भुगतान नहीं हो सकता। मनरेगा में भी मिनिमम वेजेस से कम भुगतान नहीं हो सकता। मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने फैसला किया था कि यदि केंद्र सरकार वेज कंपोनेंट में कम पैसा देगी
तो राज्य के खजाने से, राज्य के बजट से मिनिमम वेजेस के बराबर वेज को बनाने के लिए जो शेष पैसा होगा वो राज्य के खजाने से दिया जाएगा। यानी मिनिमम वेजेज एक तरीके का पवित्र अधिकार है मजदूरों का। इस यार्ड केस से भी तय हुआ और बाद में 1980 में मंकर राय के केस में भी ये बात तय हुआ। अगला केस बड़ा महत्वपूर्ण है, ओल्गा टेलिस का केस है। आप में से जो पुराने लोग उनको याद होगा कि एक बार बारिश के मौसम में बम्बई में जो पेवमेंट ड्वेलर्स थे, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग थे, उनको हटाने का आदेश बम्बई के बृहन मुंबई नगर महापालिका ने दिया था। उसको लेकर के जब मामला कोर्ट में गया तो ये हुआ कि इन्हें तो आप ऐसे समय कैसे हटाइएगा, बरसात हो रही है, लोग कहाँ जाएंगे, और ये तो फुटपाथ पर रह करके और फुटपाथ पे छोटा मोटा धंधा करके अपना काम चलाते हैं। और कोर्ट ने यह माना कि ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और फिर ओल्गा टेलिस के इस मामले में जो फैसला आया, इन्हें बरसात में नहीं हटाया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने ही एक दूसरे मामले में डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज़ के मामले में कहा कि किसी भी फुटपाथी दुकानदार को ये अधिकार नहीं है कि वो पर्टिकुलर जगह, एक विशेष जगह ही बोले कि नहीं हम यहीं पर अपना प्रोफेशनल व्यवसाय चलाएंगे। हम लोगों ने इसके पहले भी इसकी चर्चा की हुई है। या कोई ये नहीं कह सकता कि इसी फुटपाथ पर रहेंगे, लेकिन वो राज्य व्यवस्था कर सकता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनता को परेशानी नहीं हो सकती है, उस तरह के फुटपाथ पर उनको रहने के लिए भेजा जा सकता है। राइट टू प्राइवेसी अब इस अनुच्छेद 21 में आ गया है। ये वर्जिनिटी टेस्ट से शुरू हुआ था। कुछ ऐसी स्थितियाँ आई थी कि नौकरी में जाने के पहले महिलाओं का कौमार्य जांच अनिवार्य कर दिया गया था और कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने कहा बिल्कुल गलत बात है, आप बिना उनकी मर्जी के उनका कौमार्य टेस्ट करके उनके निजता का हनन कर रहे हैं। और अब तो आप जानते हैं कि बहुत सारे मामले निजता के हनन को लेकर के कोर्ट में जाते रहे हैं और निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। टेलीफोन टैपिंग बहुत ज़्यादा होता है और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन टैपिंग के मामले में, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को लेकर के टेलीफोन टैपिंग हो सकती है, लेकिन एक सेफ गार्ड बनाया। ये नहीं कि हमारे आपका टेलीफोन कोई भी स्टेट का मशीनरी आ करके और उसको जो है सो टेप कर ले जाए और हम आप जो बातचीत कर रहे हों उसके आधार पर कोई गलत निर्णय ले ले और हमारे आज़ादी का हनन कर दे। तो सेफ गार्ड बनाया गया। उस सेफ गार्ड में अब जानते हैं कि होम सेक्रेटरीज को आदेश दिया गया है कि वे उसके अनुसार निर्णय अंतिम रूप से लेंगे, आदेश देंगे कि किसका फ़ोन टैपिंग और क्यों हो, जो रीजनेबल कारण होगा और अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो उनको बताना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण केस कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, वो है राइट टू स्पीडी ट्रायल के बारे में। ये बिहार का केस है, खरनुस्सा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये पाया गया कि कैदियों को अधिकार है फेयर ट्रायल का, स्पीडी ट्रायल का। फेयर ट्रायल इन स्पीडी ट्रायल बोथ, यानी कि लंबे काल तक कोई जेल में रह जाए, उसका ट्रायल ठीक से नहीं चल रहा हो, क्योंकि ये जीवन जीने का अधिकार से जुड़ा हुआ है। पर्सनल लिबर्टी, मुझे अधिकार है कि यदि आपने मुझ पर कोई चार्ज लगाया है, स्टेट ने चार्ज लगाया है, मुझे आरोपी बनाया है, तो सुनवाई हो। ऐसा नहीं कि आरोप के कारण मैं लंबे काल तक जेल में रह जाऊं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जिसमें लंबे, जैसे यूएपीए में लंबे काल तक जेल में लोग रह रहे हैं, उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वक्त आ सकेगा जब स्पीडी ट्रायल और फेयर ट्रायल के मामले कोर्ट्स में लगातार जाएंगे और कोर्ट को इस पर विचार करना पड़ेगा कि चाहे यूएपीए का मामला हो, चाहे अन्य किसी विशेष अधिनियमों का मामला हो, उसमें लंबे काल तक किसी को बिना ट्रायल चलाए जेल में नहीं रखा जाए। तो मित्रों, जो समय मेरे पास उपलब्ध है, जो कि बहुत लंबा, मैं नहीं आपके सामने इस वीडियो को बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ बातें आप तक रखी और इस उद्देश्य से रखी कि इस कानून की जानकारी होनी चाहिए और अगर कार्यपालिका या अगर विधायिका हमें कुछ ऐसा करे जो इसके उल्लंघन में हो, इस आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में हो, तो हमें सवाल करना चाहिए। अगर हम सवाल करेंगे तो स्थितियाँ बेहतर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखेंगे तभी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में अंकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।